कहीं से 20,000 का, ये सामान्य ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है ना, मतलब ये आदमी कहीं से 20,000 का सामान खरीदता है और उसको 30,000 पे बेच देता है और 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यापार, इसको बोलते हैं व्यापार। एक व्यापार में हमेशा जो एंड प्रोसेस होती है, जो लास्ट की प्रोसेस होती है, वो हमेशा सेल्स होती है। बड़ा बिजनेस सेल्स का महाकुंभ है एक्चुअली। आप सब क्या कर रहे हैं, आप सब अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आप सब एक जो बना बनाया प्रोडक्ट है, वो चाहे ट्रेनिंग हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, वो चाहे हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, वो चाहे ईएलपी के जैसा, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के जैसा एक फिजिकल इवेंट हो, आप सभी इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कोई धंधा नहीं है दोस्तों जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बने या कोई सर्विस बने और उसको बेचने की जरूरत ना पड़े। आप तो ऑलरेडी उस क्रीम लेयर पे बैठे हैं जहां पे मैक्सिमम पैसा है। बस ये है कि किसी को सेल्स पसंद है, किसी को सेल्स पसंद नहीं है। और एक बच्चा भी जब मम्मी से टॉफी मांगता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को बेच रहा है ना। तो सेल्स बहुत नेचुरल प्रोसेस है, कभी बाद में बात करेंगे। आज हम पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है दोस्तों, किसी भी सामान या सर्विसेज का आदान प्रदान पैसे के लिए, इसको अपन व्यापार बोलते हैं, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, बिजनेस की कुछ खासियत होती है, किस किस तरीके की गतिविधियां होती हैं या क्या क्या होता है एक बिजनेस के अंदर में। बिजनेस ना एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधित एक्टिविटी है। आप सामान बेचिए, अपनी सलाह बेचिए, एक वकील अपनी सलाह बेचता है, एक डॉक्टर अपना नॉलेज बेचता है, ठीक है, कंसल्टिंग करता है, विवेक बिंद्रा सर अपनी ट्रेनिंग्स बेचते हैं, या हम आप सब मिलके बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग्स बेचते हैं। तो किसी ना किसी तरीके की इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी होती है एक बिजनेस में। हर बिजनेस में किसी ना किसी तरीके का गुड्स या सर्विस, किसी ना किसी तरीके का गुड्स मतलब कोई ना कोई सामान तो आप बेचोगे ना, बेचोगे क्या, कोई सर्विस बेचोगे या कोई सामान बेचोगे, तो उसको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ना। तो हर बिजनेस में या तो आप जैसे जैसे अगर आप पिछला एग्जांपल देखें तो ये आदमी क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है 20,000 का गुड्स, ये बना नहीं रहा है। तो या तो आप परचेज करोगे और या तो आप बनाओगे, दोनों में से एक चीज। ठीक है, या दोनों चीज भी हो सकता है। भैया आपको कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, तो आपने कुछ परचेज किया, उसमें कुछ अपना प्रोडक्शन किया और उसके बाद उसको फाइनल कॉस्ट पे बेच दिया। तो ये मैं आपको बिजनेस की कुछ गतिविधियां बता रहा हूं कि हर बिजनेस में कुछ ये कॉमन चीजें होती हैं। और ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर कहीं बीच में बोरिंग भी लगने लगे ना, तो अपना ध्यान इधर उधर मत होने देना, नहीं तो आगे की कड़ी जो है वो छूट जाएगी। तो हर बिजनेस में एक तरीके की आर्थिक एक्टिविटी होती है, मतलब आर्थिक प्रक्रिया होती है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन होता है। दूसरे पॉइंट पे लिखा है कि किसी ना किसी तरीके का सामान या सर्विस बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है, और फिर उसको लगातार बेचा जाता है। एक बार किसी सामान को बना के बेच देने को व्यापार नहीं कहते, बार बार उसी सामान को बनाते रहते हैं। जैसे एक फर्नीचर वाला क्या करेगा, बार बार नए नए तरीके के सोफे बनाएगा, डाइनिंग टेबल बनाएगा, ठीक है, कपड़ा स्टैंड बनाएगा और अलग अलग तरीके की बेड्स बनाएगा, बहुत शोकेस बनाएगा, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बनाता रहेगा, बेचता रहेगा, बनाता रहेगा, बेचता रहेगा। तो कंटिन्यूटी होती है उसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कोई भी बिजनेस दोस्तों बिना मुनाफे के लिए नहीं किया जाता, और इसीलिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वही सब हमारे कस्टमर हैं जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली, ये जो सेंटर है ना, प्रॉफिट हर बिजनेस के सेंटर पे होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, पर प्रॉफिट सेंटर पे है। अगर आप बिजनेस भलाई के लिए भी कर रहे हो और अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है और आपकी जेब से पैसा लगता चला जा रहा है, तो ज्यादा दिन तक वो धंधा चलेगा नहीं। तो एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस अगर अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, तो आप कितना पैसा उसमें ला ला के डालेंगे, भले ही फिर आप भलाई के लिए करिए। मैं बोलता हूं आप 5 रुपए लेके सबको पढ़ाइए फ्री में, मैं ऐसा करने लग जाऊं, तो अगर 5 रुपए सबसे लेने के बाद अगर मेरा खर्चा या मेरे एक्सपेंस अगर नहीं निकल पा रहे, तो मैं ज्यादा दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कितना दिन अपने जेब से पैसा लगाऊंगा, है ना। तो प्रॉफिट जो है वो सेंट्रल थीम है हर बिजनेस का। हर धंधे में दोस्तों किसी ना किसी प्रकार का रिस्क होता है, किसी ना किसी प्रकार का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा फर्नीचर का काम करता है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं, तो शुरू से मैं उसका एग्जांपल लेता जा रहा हूं, आप जिसका बोलोगे मैं उसका एग्जांपल ले लूंगा। ठीक है, तो अगर कोई फर्नीचर शॉप का मालिक है, तो उसके लिए क्या रिस्क है,
मान लो जंगल से वो लकड़ी कटवाता था और जंगल की लकड़ी कटाई पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, ये एक रिस्क है, उसको तो रॉ मटेरियल मिलना ही बंद हो जाएगा। अच्छे कारीगर, लकड़ी में काम करने वाले अगर उसको नहीं मिले तो वो भी एक रिस्क है। ठीक है, जो भी आता है वो अपनी दुकान डाल देता है, ये भी एक रिस्क है। ठीक है ना। हाँ, और अब क्या है मार्केट में, स्टील के, अब मार्केट में मेटल्स के, अब मार्केट में अलग अलग तरीके के प्लास्टिक के फर्नीचर आने लग गए, सुंदर सुंदर। तो लकड़ी के फर्नीचर्स लोग उतना ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि ये टूट जाते हैं, लचीले होते नहीं है, इनमें कभी घुन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और सागौन हर कोई लगा नहीं पाता, ये भी एक रिस्क है। ठीक है, तो हर बिजनेस में किसी ना किसी प्रकार का रिस्क होता है। रिटर्न्स जो है ना वो हमेशा सर्टेन नहीं होते, मतलब जैसे ऐसा पक्का रिटर्न नहीं है कि आपने बिजनेस किया तो हमेशा एक बराबर रिटर्न आपको मिलेगा, कम से कम 10% मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में रिटर्न्स हमेशा रिस्की रहता है, अनिश्चित रहता है, कभी ज्यादा भी कमाई हो जाती है, कभी कम कमाई हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या है, मान लीजिए फर्नीचर के बिजनेस को आप लेते हैं, तो कभी वो एक एक सोफा बना के बेच रहा था, अचानक से उसको एक स्कूल से, एक कॉलेज से पूरे 10 क्लास का 100 चेयर का ऑर्डर एक साथ मिल गया, लो हो गई कमाई ठीक ठाक। ठीक है, लीगल एंड लॉफुल, व्यापार का ये भी एक गुण है कि वो हमेशा लीगल तरीके से चलता है। अगर लीगल तरीके से नहीं चल रहा है तो वो क्या चल रही है, फिर वो स्मगलिंग चल रही है या कुछ और चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, पर वो लीगल नहीं है। ठीक है, तो लीगल होता है और कानून के दायरे में चलता है। और एक और गुण होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए धंधा चलता है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो धंधा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ठीक है, मुझे फटाक से बताइए दोस्तों, यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है क्या? आप एक बार चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एक बारी बस और मुझे कैमरे पे हाथ हिला के ये बता दीजिए कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है क्या, आपके काम का लग रहा है क्या ये, या कुछ और बताने लग जाऊं? अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, डन सर डन। चलिए, तो मैं बिना एक भी आपका समय लिए मैं तुरंत इसको आगे ले चलता हूं, वापस से अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं। तो अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस के क्या कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कुछ कॉमन गुण हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। एक बिजनेस में अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये सीखा कि एक बिजनेस क्या है, किसी भी सामान या सर्विसेज का आदान प्रदान पैसे के लिए करना, ये व्यापार कहलाता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा एक बिजनेस में क्या क्या कॉमन चीजें होती हैं। हर बिजनेस में ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ी। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि एक बिजनेस के अंदर में किस किस तरीके के फंक्शन होते हैं, मतलब क्या क्या उसमें अलग अलग काम होते हैं, या क्या क्या उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं 6 डिपार्टमेंट इसमें काफी ज्यादा जरूरी है, आप इसको 5 में भी तोड़ सकते हैं, और मेनली मैं तो 5 में ही गिनता हूं। मैं सेल्स और मार्केटिंग को 1 में गिन लेता हूं, जबकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिर भी आपको बताता हूं फंक्शनल एरियाज इन अ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के क्या क्या अलग अलग, आप बिजनेस को अगर एक हाथ या एक इंसान आप समझ लें तो ये बिजनेस के वो अलग अलग हाथ है दोस्तों। ठीक है, जिसके बिना एक व्यापार नहीं चल पाएगा। या बिजनेस को अगर आप एक टेबल समझ लें तो ये उसके वो पाए हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? सबसे पहला देखिए, मार्केटिंग। मार्केटिंग किस बारे में है? मार्केटिंग, अगर आपको यह लगता है दोस्तों कि मार्केटिंग है प्रचार प्रसार के बारे में, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग का सबसे पहला काम है ये ढूंढना कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। बिजनेस को हमेशा चालू करने से पहले आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए फेल हो जाते हैं बिजनेस चालू करके, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे होते हैं जो उनको पसंद होता है, जिससे वो दिल लगा के बैठे हैं। एक आपके दिमाग में आइडिया आ गया भैया कि ये चाय, इस तरीके की चाय अगर मैं बेचूंगा, इतने प्रकार के पानी वाला मैं पानी पूरी बेचूंगा या गुपचुप बेचूंगा या इसी प्रकार का कैफे खोलूंगा या इसी प्रकार का कोई काम करूंगा, एक आइडिया है जो आपको पसंद आ गया और आपने उससे दिल लगा लिया, बस भाई साहब, फिर कस्टमर आपसे दिल नहीं लगाएगा। आप इतना समझ लीजिए। तो हमेशा मार्केटिंग का सबसे पहला काम यह होता है कि अपने कस्टमर को, अपने टारगेट मार्केट को, मतलब आपको कहीं भी बिजनेस करना है, मुंबई में करना है, आपको डिजिटल बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस आपको करना है, जो भी आपका टारगेट मार्केट एरिया है, आप उसको पहले ठीक से स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग कीजिए, वहां के कंज्यूमर का बिहेवियर समझिए, समझिए कि उनके लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं। ठीक है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसा चाहते हैं, वो कैसा कमाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हीरे का पूरा नेकलेस बनाने वाली भी कंपनियां हैं, आपको मालूम है, जैसे तनिष्क है, जैसे रिलायंस ज्वेलरी है, बड़े बड़े ज्वेलरी हैं, त्रिभुवन दास
TBZ करके, त्रिविक्रम दास जोरा, इस तरीके से TBZ, कल्याण ज्वेलर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कोई हीरे का नेकलेस बना रही है। अब आप समझिए कि अगर हीरे का नेकलेस वो बनाती है, ठीक है, तो क्या हर आदमी मार्केट में उसका कस्टमर होगा? बिल्कुल नहीं सर। हीरे का नेकलेस तो बिकेगा ही 5 लाख के ऊपर। तो उसका कस्टमर कौन होगा? जिसके पास 5 लाख का हीरे का नेकलेस खरीदने का पैसा है, ठीक है ना। मतलब अपने खाने पीने, रहने, उठने, सोने, काम करने, सारे एक्सपेंसेस के बाद उसके पास अलग से 5 लाख है, जिसमें वो जाके हीरे का नेकलेस खरीदे। वो उसका टारगेट कस्टमर है। तो आप सोचिए ऐसा आदमी कौन होगा? ऑब्वियसली HNI टाइप के लोग होंगे, जिनके पास बहुत पैसा होता होगा। तो वो मार्केटिंग किस प्रकार से करेगा? वो मार्केटिंग उसी प्रकार से करेगा, उसी एक्टर को लाके करवाएगा जिसमें हर चीज प्रीमियम है, जिसके जेब में पैसा होता है, उसको आईफोन का आई भी मालूम नहीं होता ना, तो भी उसको आईफोन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टेटस बन जाता है। तो उसी प्रकार से उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उसके ब्रेन को स्टडी किया जाएगा। ये काम है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों कि आप अगला प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं और आपके कस्टमर या आपके मार्केट को किस चीज की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करती है मार्केटिंग। हम और आप जो काम कर रहे हैं वो मार्केटिंग और सेल्स, आधा मार्केटिंग, थोड़ा सा मार्केटिंग है, ज्यादा मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि आपने जाके मार्केट में आइडेंटिफाई करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। आपने जो मार्केट में आइडेंटिफाई किया हुआ प्रोडक्ट है, आप उनको जाके सेल्स कर रहे हैं। तो अगर आप कड़वा सच सुन सकते हैं तो आपको बता देता हूं, आप 90% सेल्स कर रहे हैं, 10% मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या मैंने ये बोला कि इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है सर। आप लाख मार्केटिंग कर लीजिए, आपने मार्केटिंग करके एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बना दिया कि जिसकी मार्केट को बिल्कुल जरूरत है, पर दिक्कत यह है कि आप सेल्स नहीं कर पाते, तो फिर वो सारी मेहनत आपकी बेकार है। सेल्स हर बिजनेस की लाइफ लाइन है। सेल्स हर बिजनेस की लाइफ लाइन है। मार्केटिंग का काम है कंज्यूमर की प्रॉब्लम समझ के उसके हिसाब का प्रोडक्ट तैयार करने में कंपनी की हेल्प करना। पर उस प्रोडक्ट की कस्टमर को जरूरत है, ये रियलाइज करवाने का काम भी किसका है? मार्केटिंग का है। तो दरअसल अगर आप मुझसे पूछें कि विवेक बिंद्रा सर जब आपके लिए यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और वो ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा, तो उनका ये जो पिच है ना, ये दरअसल मार्केटिंग है। ये दरअसल मार्केटिंग है। और उस मार्केटिंग के बाद वो वीडियो जो देखता है, जैसे मैं देख रहा हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे ये लगता है अरे 2 दिन का इवेंट हो रहा है यार, हाँ, और मेरा भी बिजनेस क्या है, ठीक नहीं चल रहा है, चलो एक बार देखता हूं क्या होता है। तो ये मार्केटिंग है। मुझे इवेंट मेरे काम का हो सकता है, इसकी कोई संभावना है, ये रियलाइज किसने करवाया? विवेक बिंद्रा सर के उस वीडियो ने। पर पर मैंने खरीदा कैसे? आपके थ्रू। जब आप उसको सेल्स करते हैं, तो मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट की नीड को पैदा करना है। मतलब पहले विवेक बिंद्रा सर ने मार्केट की स्टडी की, उनको समझ में आया हर तरीके का कोर्स है, सब कुछ है, पर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यार कोई बात नहीं कर रहा है और एंटरप्रेन्योर्स की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया। ये मार्केटिंग है ना। मार्केट को स्कैन करना, लोगों की प्रॉब्लम समझना, ये मार्केटिंग है। और कस्टमर को जाके ये अवेयर करना कि तुमको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तुमको मालूम नहीं है। तो वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे पढ़ाने के बाद आप दोबारा वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आएगा सर क्या बोल रहे हैं। कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप अपने करियर में फंस गए हैं, बिजनेस में फंस गए, मतलब उन्होंने टारगेट स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप इनमें से कोई भी हैं, ठीक है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप ये 2 दिन का इवेंट अटेंड कर लेते हैं। आप सामने वाले को एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो मार्केट, अपने प्रोडक्ट की नीड पैदा करने का काम भी किसका होता है? मार्केटिंग का होता है, ठीक है। अब जब कस्टमर थोड़ा सा तैयार हो गया, तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन करते हैं, तो अगर आप एक बार को आप समझिए मेरी बात को, अगर आप बिना उस वीडियो के आप डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन करते रहिए, फॉर्म भरवाते रहिए, मैं देखता हूं कितने फॉर्म आते हैं, तो उस वीडियो के थ्रू दरअसल आप क्या है, कस्टमर के दिमाग में एक नया विचार डालते हैं कि अरे अच्छा, मतलब मैं इसलिए
अनसक्सेसफुल हूं क्योंकि मेरे पास ये लगता है बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तब वो जाके कस्टमर इंक्वायरी का फॉर्म भरता है आपका। बोलो, आपको यहां तक मेरी बात क्या समझ में आ रही है आप सभी को? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो मार्केटिंग का काम दोस्तों प्रचार करना नहीं है, मार्केटिंग का काम है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है? और उसको उसको प्रोडक्ट की नीड उसके अंदर पैदा करना। कस्टमर को नहीं मालूम है उसकी क्या प्रॉब्लम है, आप समझिए, कस्टमर को मालूम नहीं है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये हमको जाके कस्टमर को बताना है कि भाई साहब तेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, तेरे को मालूम नहीं है, और ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो वीडियो जब सुनता है सामने वाला, तो उसको लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, फिर वो इंक्वायरी भर देता है। और फिर आप सभी आईबीसी उसको कॉल करके, वो जो आपने इंक्वायरी की थी ना, बस वहीं से बात कर रहा हूं, बताओ क्या हेल्प कर सकता हूं, ठीक है? तो मार्केटिंग आपने कर भी दी, पर अगर आप, अब देखो समझना मेरी बात को, है ना कालू राजपूत जी, अगर दोबारा आपने मुझे ऐसा आदेश दिया कि स्लाइड सामने रखिए, तो मैं पीपीटी के अंदर घुस के आपसे लड़ाई करूंगा, समझ गया? ऐसा कुछ सिस्टम इसमें लगा दूंगा कि सबको पीपीटी दिखेगी कालू जी, आपको नहीं दिखेगी, है? अब मुझे कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, ये ज्ञान मेरे को देने की कोशिश किए ना, तो मत समझ लो बस फिर, है ना? आप दूसरा रूप मेरा देखना चाहते हो तो फिर आगे ऐसी बात करना, नहीं तो ऐसी बात करना नहीं। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, कि मार्केटिंग आपने कर दी, पर मार्केटिंग करने के बाद उसको 19,000 में बेचना है या 19 लाख में बेचना है, इसकी वैल्यू कौन क्रिएट करेगा? इसकी वैल्यू सेल्स वाला बंदा क्रिएट करेगा, इसकी वैल्यू सेल्स वाला बंदा क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है, विवेक बिंद्रा सर जब आके वीडियो बनाते हैं तो वो देते हैं 5 स्टार एक्सपीरियंस, एकदम रॉयल 5 स्टार एक्सपीरियंस, ठीक है, कि अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। पर जब उनका कंसल्टेंट फोन करता है तो वो देता है एकदम 5 स्टार से नीचे गिर के ढाबे वाला एक्सपीरियंस, एकदम ढाबे वाला एक्सपीरियंस देता है। बताइए क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी? अपन क्या करते हैं, अपन कंसल्टेंट से अपन बन जाते हैं कस्टमर केयर। तो क्या होता है, कैसे वो बंदे को रियलाइज हो कि हाँ भैया देखो, उसी 2 दिन के इवेंट को, आप भी मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो मुझे बताइए, उसी 2 दिन के इवेंट को कोई डायमंड टिकट भी बेचता है, और उसी 2 दिन के टिकट को अपन अपन सिल्वर टिकट भी नहीं बेच पाते। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। आप बैठ के दुनिया को दोष देते रहिए, आप सिस्टम को दोष देते रहिए, आप ये बताते रहिए कि नहीं हमारी तो लीड फर्जिंग है ना? पर मुद्दा क्या है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मार्केटिंग का काम है प्रोडक्ट की नीड को पैदा करना, जरूरत को पैदा करना, सामने वाले को समझाना भाई कि तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है? पर सेल्स का काम है प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करना, ठीक है? आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये कौन समझाएगा? मार्केटिंग। ये प्रोडक्ट उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये कौन समझाएगा? मार्केटिंग। पर वो सॉल्यूशन के लिए इतना पैसा क्यों देना चाहिए, ये कौन समझाएगा? ये सेल्स समझाएगा, ये सेल्स समझाएगा, ठीक है ना? तो सेल्स वाला बंदा जाके बोलता है भाई साहब आप ये तो देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको डायमंड वाली सीट के 19,000 तो दिख रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। उसमें आपको बिजनेस का ब्रह्मास्त्र और 2 दिन का इवेंट, इतने सारे बिलियनर की प्रोफेसर, समझ गए आप? तो सेल्स दरअसल अगर आप टेक्निकली डिफाइन करें तो सेल्स क्या है? सेल्स है कोई सामान के बदले में पैसे लेने की प्रोसेस। सेल्स ज्यादातर एक एक्सचेंज प्रोसेस है। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है ये कौन बताएगा? ये बेसिकली सेल्स समझाता है, ये सेल्स समझाता है, ठीक है? मैं वापस से आपके लिए स्लाइड शेयर कर रहा हूं। कालू जी बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक कर रहा हूं, है ना? आप तो जानते हैं मैं इतना सीधा साधा हूं, मैं कभी किसी को डांट सकता हूं क्या? कभी नहीं। तो मार्केटिंग का काम है प्रोडक्ट की नीड पैदा करना, सेल्स का काम है वो प्रोडक्ट देके सामने वाले से पैसे उठाना और उसकी वैल्यू रियलाइज करवाना। अब देखिए ये 2 काम तो हो गए, पर जब भी सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको फंडिंग चाहिए होगी दोस्तों। तो अब आप आ जाइए फाइनेंस के ऊपर। आपने मार्केटिंग ने ये तो समझ लिया यार कि कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम है, मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट चल सकता है, मान लो उस प्रोडक्ट का नाम है एबीसीडी, एबीसीडी प्रोडक्ट चल सकता है। पर एबीसीडी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 5 तरीके के स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। तो वो 5 स्किल्ड एम्प्लॉयज पैसे में आएंगे ना?
तो उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चीज बिजनेस में चाहिए। बिजनेस में फाइनेंस का क्या काम होता है कि बिजनेस का बजट क्या हो। अब ऐसा नहीं कि हमको एक प्रोडक्ट बनाना है और हमने प्रोडक्ट बना दिया 2 करोड़ का, अब 2 करोड़ का प्रोडक्ट आप कहां बेचोगे, नहीं बिकेगा। तो इसीलिए फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस का में जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है बिजनेस के ऑपरेशंस का बजट बनाना। मतलब इस बार का, इस मंथ का, इस साल का क्या बजट है, कितना एक्सपेंस हमको करना है, अभी हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, ये सारा लेखा जोखा जो है ये फाइनेंसिंग करता है। कंपनी को और पैसे की जरूरत है, कहां से मिल सकता है, बैंक से लोन ले ले, या 10% शेयर किसी को बेच दें, या किसी इन्वेस्टर को पूल कर लें, क्या करें, या किसी के साथ पार्टनर कर लें, या किसी छोटी कंपनी को खरीद लें। मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए टी शर्ट्स बनाऊंगा, ऐसी मेरी कंपनी है। अब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर मैं टी शर्ट बनाऊंगा तो मुझे ऐसी टी शर्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों जिसमें बहुत देर तक दौड़ने कूदने के बाद भी पसीने की बदबू नहीं आए, जल्दी से चिपचिपा नहीं हो जाए, शरीर में एकदम फ्री रहे, एकदम उसको लगे कि उसने कुछ पहना ही नहीं है, कपड़े का वजन ना लगे। तो इस तरीके की स्पेशलिटी वाली अगर मुझे टी शर्ट्स बनानी है स्पोर्ट्समैन के लिए, अगर ऐसा मेरा कोई कंपनी है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है। या तो मैं किसी कंपनी को ऑर्डर देके बनवा लूं, तो फाइनेंस का जो काम है वो ये है कि वो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट से पूछेगा, चल मेरे को पूरा सबका अलग अलग कॉस्ट का कंपैरिजन दे, ठीक है, कि मैं किसी कंपनी से अगर आउटसोर्स करवा लेता हूं तो कितना मेरे को पड़ेगा, अगर मैं खुद बना लूं फैक्ट्री लगा के तो कितना पड़ेगा, ठीक है, या मैं कहीं से बनवा लूं सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करके बेच दूं तो कितना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है फंड रेजिंग का काम, कि पैसा कैसे लाना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये पूरा काम होता है दोस्तों फाइनेंस का। फाइनेंस और अकाउंटिंग में, ये दोनों में आप ये चीजें मान लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपको अकाउंटिंग अलग से देखना है तो और सटीकता से बता देता हूं कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे आपके 100 एम्प्लॉय काम किए, है ना, तो कितने का माल बिका, कितने का कच्चा माल आया, ठीक है, और कितने का माल बिका, उसमें से प्रॉफिट क्या निकला, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना, जो हमने एम्प्लॉय का खर्चा दिया, ऑफिस का बिजली बिल दिया, किराया दिया, मशीन खराब हो गई तो उसकी सर्विसिंग करवाए, नई मशीन खरीदे, ये सबका लेखा जोखा मेंटेन करना ये अकाउंटिंग का काम है। क्योंकि अगर लेखा जोखा मेंटेन नहीं होगा तो क्या मालूम कोई भी एम्प्लॉय उठ के कुछ भी बोल देगा और वहां से पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट क्या करता है, कस्टमर के बीच में कंपनी की ब्रांड स्टैब्लिश करता है। अगर आपकी कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो मार्केट में सब उसकी तारीफ करेंगे। तो बड़ा बिजनेस ब्रांड तब बनेगा दोस्तों जब लोग बोलेंगे कि बड़ा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड है। हम आप चिल्लाते रहिए कि बड़ा बिजनेस, मैं तो बड़ा बिजनेस से हूं, सामने वाले को लगे क्या बड़ा बिजनेस भाई, क्या बड़ा बिजनेस, मैं तो जानता ही नहीं, है ना। पर आप बोलिए कि मैं टाटा से हूं, वो बोलेगा अच्छा टाटा से हो, हाँ। तो यही बात है दोस्तों। तो ब्रांड स्टैब्लिश कौन करता है, आपका प्रोडक्ट स्टैब्लिश करता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बहुत, तो कंज्यूमर उसको लाइक करेगा, आपका कस्टमर उसको लाइक करेगा, और कस्टमर बोलेगा भाई ये ब्रांड का प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा है, तब आप मान के चलो कि वो ब्रांड है। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट कंज्यूमर की दुनिया में आपका ब्रांड बनाता है, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर एम्प्लॉय के दुनिया में आपका ब्रांड बनाता है। मतलब आप सोचिए एक नई कंपनी आपने एस्टेब्लिश की, जैसे मेरी कंपनी है कि स्पोर्ट्समैन के लिए मुझे एक टी शर्ट्स बनानी है। अब एकदम नई कंपनी है यार, एकदम नई कंपनी है, भला कौन अच्छा आदमी इस कंपनी को आके ज्वाइन करना चाहेगा। हर कोई यही सोचेगा ना कि मैं बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करूं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स एचआर का काम है कि वो सामने वाले को ये यकीन दिलाता है कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी ना तुमको टाटा बिरला में भी नहीं मिलने वाली। यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है, जो सीखने की तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, वो तुमको कहीं नहीं मिलने वाली। यहाँ पे तुमको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो एक बहुत बड़े राजघराना में नौकर बनने से अच्छा है कि एक जगह के मुनीम बन जाओ या अच्छे बड़े मैनेजर बन जाओ। तो ये एचआर का काम है कि एम्प्लॉय के बीच में ब्रांडिंग करता है, उसको लाता है एम्प्लॉय को, मार्केट से टैलेंट को ढूंढ के लाता है, उसको काम पे लगाता है, उसकी सैलरी और सब लेखा जोखा ये सब हिसाब किताब बनाता है। ये पूरा का पूरा काम किसका है, ह्यूमन रिसोर्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आए दिन बिजनेस में आपको जरूरत पड़ेगी। कभी आपको डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको आईटी वाले की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग जगह से। तो ह्यूमन रिसोर्स को मालूम होता है कि मुझे कहां से लोगों को ढूंढना है, और अगर मैंने जिसको ढूंढा है तो ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसका फीडबैक कैसे निकालना है। तो एचआर किसी भी कंपनी में बड़ा पावरफुल आदमी होता है ना। अगर एचआर ने किसी एम्प्लॉय की कंप्लेन कर दी तो उसकी 12 बज जाती है भाई साहब, ठीक है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी दोस्तों इस तरीके का डिपार्टमेंट है जहां पे मान लीजिए मैंने टी शर्ट बनाने का काम चालू कर दिया,
ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए मेरी कंपनी है। और मैंने बताया, मैंने कंपनी का नाम क्या रखा, ईशान एंड कंपनी। तो ईशान एंड कंपनी के नाम से वो टी शर्ट्स बनने लग गई, मार्केट में सब ठीक चलने लग गया। पर वो कच्चा माल जहां से आ रहा है, जहां से टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कितने शिफ्ट में काम चल रहा है, कितने लेबरों को मैं एम्प्लॉय करूंगा, कितनी मशीन से काम करूंगा, किस तरीके से मैं रॉ मटेरियल कहां से लाऊंगा कि मेरे को सस्ते से सस्ते में, कम से कम में वो टी शर्ट अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बन के मिले। ये जो प्रोडक्शन और सुचारू काम चलता रहे, फैक्ट्री का होता है दोस्तों, ऑपरेशंस का होता है। तो ये कुछ बिजनेस के कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। बोलिए मेरे को, यहां तक आपको क्या सारी चीजें क्लियर है? क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया विकास जी, मैं आपका बिल्कुल, राहुल जी थैंक यू थैंक यू, मैं आप सभी के थम्स अप देख पा रहा हूं दोस्तों, है ना। बस मुझे एक बात और बता दो यार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप में गाना गा रहा हूँ कि तुम लोग को मजा आ रहा है भाइयों पढ़ने में? ये कुछ अपन अलग पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको क्या? हाँ, कैमरे पे अगर आप हाथ हिला देंगे ऐसे करके तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप सब मेरे साथ हैं, और मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? वृंदावन जी मुस्कुरा रही हैं, स्वागत है देवी जी आपका, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं धीरू भाई को भी देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत अपन क्या है, शाना आदमी है। मजाक कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं पानी पी लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। इतना इत्मीनान से पढ़ाने का जो कारण है ना दोस्तों, ये है कि सारे लोगों को बहुत डिटेल में नॉलेज हो। पर कुछ लोग ऐसे, यकीन मानिए, क्योंकि जब हम आईबीसी बना रहे थे, जिसमें से हमारे आपके बीच में से हम सभी लोग हैं आपस में ना, तो उस समय हमने कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा था। अब आपको क्वालिफाइड बनाना हमारा पहला कर्तव्य है, और अपन उसी जर्नी में आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना धीरे 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 इसलिए पढ़ा रहा हूँ। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब, और सरल पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एडवांस लेवल की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आप ये 15 दिन की क्लास के बाद ना, अगर आप अपने कुर्सी से उठ के नाचने नहीं लगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए, मेरा साथ देते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वापस से आपको ले चलता हूं। अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों, अगर आज की क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, फिर मैं आपको आगे भी ले चलता हूं आज ही की क्लास में। अभी तक दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि कल हमने क्या पढ़ा था कि किस किस तरीके के बिजनेस को अपन रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में। फिर हमने पढ़ा दरअसल व्यापार क्या है। फिर हमने पढ़ा व्यापार में किस किस तरीके की गतिविधियां होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि एक बिजनेस में क्या क्या तरीके के फंक्शन होते हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की है, जैसे ईशान एंड कंपनी आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, है ना। फिर आप क्या नोट करेंगे, स्पोर्ट्समैन की टी शर्ट बनाने वाली कंपनी। तो जैसे ही आपने बस ये लाइन नोट कर लिया ना, तो आप जब भी उसको पलटेंगे वापस से अपनी कॉपी को, तो आपको ये पूरी कहानी याद आ जाएगी कि हम दरअसल किस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हर बिजनेस में दोस्तों ये 5-6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आज मैं की कि आपको मार्केटिंग और सेल्स के बीच में थोड़ा सा अंतर बता दूं। ठीक है, से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं और आगे आपको ले जाना चाहता हूं, और डिटेल में इसको पढ़ाना चाहता हूं। बिजनेस फंक्शंस को और डिटेल में समझने के लिए मैंने ये चार्ट आपके सामने रखा है, समझिए। फंक्शन ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस की गतिविधियों को समझना ना, अभी देखो स्लाइड की तरफ मत देखना, और आप इसको समझने की कोशिश करना कि बिजनेस के फंक्शंस को समझने के लिए अपन कुछ इस तरीके से उनको आपस में बांट सकते हैं जिससे आसानी लगे। तो एक फंक्शन अपन ने ऐसा बोला जो बाहर की दुनिया से संपर्क करे। आप समझ लीजिए कि जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है ना, ये बॉटल है, या आपको मेरा हाथ दिख रहा है तो ये हाथ है। तो बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, और बिजनेस के बाहर, तो ऐसे कुछ बिजनेस के फंक्शन है जो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करते हैं। ऐसे कुछ बिजनेस के फंक्शन है जो बिजनेस के हैं। ऐसे कुछ बिजनेस के काम हैं जो अंदर या बाहर आप ठीक से बता नहीं सकते, पर उनके बिना धंधा चल भी नहीं सकता। मतलब आपको एकदम जरूरी नहीं लगेगा, पर उसके बिना धंधा नहीं चलेगा। ऐसे आप देखोगे तो एक धंधे में क्या है कि किसी ना किसी तरीके का सामान या गुड्स या सर्विसेज बनेगी, और उसको हम किसी को बेचेंगे और सामने से पैसा आएगा, धंधा इतना ही है। पर कुछ एक ऐसे सपोर्ट फंक्शन है, एक एक्टर तभी हिट होता है जब उसको एक सपोर्टिंग एक्टर मिलता है। ठीक है ना। हाँ,
जो लोग बुर्ज खलीफा कभी गए हैं यहां से, बुर्ज खलीफा के बीच में भी कुछ सपोर्टिंग बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो हीरो के बीच में थोड़ा एक सब हीरो भी होता है, तो सपोर्टिंग सपोर्टिंग एक्टर, इसी तरीके से सपोर्टिंग फंक्शंस भी होते हैं। आइए आगे पढ़ाता हूं आपको। तो इंटरनल फंक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, जैसे इंटरनल फंक्शन मतलब जो बिजनेस के अंदर अंदर की बातें हैं, इससे बाहरी दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जब कैसे आपको समझाऊं, जैसे कौन सी ब्रांड में आपको बोलूं, पीटर इंग्लैंड है, लुई फिलिप है, लिवाइस है, कोई भी आप कपड़े की ब्रांड ले लीजिए, है ना। जैसे महिलाएं ले लें, लक्ष्मीपति की साड़ी है, और बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी कपड़ा जब आप खरीदते हैं किसी भी ब्रांड का, तो क्या आप खरीदने के पहले ये पूछते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितने का उधार है, बताओ। हाँ, आप मुझे बताइए कि क्या आप ये पूछते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितने का उधार है, पहले ये बताओ। अगर इसके ऊपर उधार नहीं होगा तो ही मैं इसका माल खरीदूंगा, नहीं तो आपको इससे क्या मतलब, आपको मतलब यार कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनेंस जो है ना, ये बिजनेस के अंदर की चीज है, ठीक है। वापस आपको ले चलता हूं और अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब फंडिंग कहां से लानी है, रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, लेबर कहां से लाने हैं, जो किराया है उसको कैसे निकालना है, और जो सामान है, कपड़ा है, जैसे मेरी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो टी शर्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है उसका, ये सब बिजनेस के अंदर की बातें हैं। एक्सटर्नल फंक्शन क्या है, किस तरीके की टी शर्ट आजकल स्पोर्ट्समैन ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मार्केटिंग का रिसर्च करना, मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट को स्कैन करना, कस्टमर के ऊपर रिसर्च करना, ये बाहर की दुनिया से संबंधित है, तो ये एक्सटर्नल फंक्शन है। प्रचार करूंगा तो अंदर प्रचार नहीं करूंगा, कस्टमर को प्रचार करके अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, तो एडवर्टाइजमेंट बाहर का फंक्शन है। सेल्स करूंगा तो कस्टमर को करूंगा, कंपनी के बाहर कस्टमर होता है, तो बाहर का फंक्शन है। सेल्स के एजेंट, जैसे मैं कंपनी हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, रिटेलर अपॉइंट करूंगा, कोई पार्टनर अपॉइंट करूंगा, तो ये सब क्या है, ये सब बाहर का फंक्शन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज है। सपोर्ट फंक्शन, अब देखो अंदर की चीजें क्या है, कि मैं गुड्स कैसे बनाऊं, टी शर्ट कैसे बनाऊं, पर मैं टी शर्ट ज्यादा दिन तक अच्छे से तभी बना सकता हूं जब मेरी अकाउंटिंग मजबूत हो दोस्तों, तो सपोर्टिंग एक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो सपोर्टिंग फंक्शन होता है कि आप लेखा जोखा जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, खरीद बेच आप जो भी रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पर उसका लेखा जोखा भी आप व्यवस्थित रखिए। पब कहीं आपकी कहीं टी शर्ट कोई फटी निकल गई, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो उसमें फटा निकल गया, कोई आपके टी शर्ट में ऐसा कमेंट लिखा हुआ है जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो पब्लिक रिलेशन में आपकी इमेज अच्छी बनी रहे, ये पीआरओ एक सपोर्टिंग फंक्शन है। एकदम ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर पीआरओ ठीक से काम नहीं करेगा तो कल को कोई भी जाके मार्केट में ये बोल देगा कि अरे ये तो इसका डुप्लीकेट छाप रहा है, पर पीआरओ अगर स्ट्रांग है तो ऐसा बोलने ही नहीं देगा। क्वालिटी कंट्रोल, आप टी शर्ट तो बना रहे हैं, पर हर बार उतने 500 रुपए में उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की टी शर्ट बन के आ रही है क्या, ये क्वालिटी कंट्रोल। बना रहे हैं आप, ये मेन फंक्शन है, पर क्वालिटी के साथ बना रहे हैं, ये सपोर्टिंग फंक्शन है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कंप्लेन है, रिटेलर को कोई कंप्लेन है, तो वो उसको मार्केट आउटसोर्सिंग, मतलब बीपीओ, कोई प्रोसेस जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या सुधार की जरूरत है, फीडबैक ले। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर आया है वो कहाँ का रहने वाला है, बिहार का या असम का, उसको कोई मतलब नहीं। पर ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छे अच्छी जगह से लोगों को लाएगा नहीं तो काम अच्छे से चलेगा नहीं। तो किसी भी बिजनेस को ना बाहरी और आंतरिक दुनिया के स्तर पे अपन 3 तरीके के फंक्शन में देख सकते हैं। उस तरीके के फंक्शंस जो बाहर की दुनिया से संपर्क करते हैं, उस तरीके के फंक्शंस जो कंपनी के अंदर की बातें हैं, और उस तरीके के फंक्शंस जो सपोर्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में समझाया है कि एक व्यापार क्या होता है, एक व्यापार में किस किस तरीके की गतिविधियां होती हैं, और व्यापार में क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और उनको किस किस तरीके से आप देख सकते हैं। इंटरनल फंक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं, और सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। ये भी उसी का एक पार्ट है, फंक्शंस ऑफ बिजनेस। इंटरनल एक्सटर्नल वही चीज बताया, इसलिए मैंने आपको अलग से नहीं बताया। तो अब दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, अब जाके कहीं वो मेन कंटेंट आया है, ठीक है। और समय हो चुका है 9:30। समय कैसे बीत जाता है दोस्तों पता नहीं चलता। 5 मिनट अभी और बात करेंगे, फिर आपको मैं एक झलकियां दिखाऊंगा कि दरअसल क्या क्या हम आगे कवर करने वाले हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको अभी दिखा देता हूं। तो दोस्तों सामान्यतः किस किस तरीके के बिजनेसेस होते हैं,
ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस क्या है, सर्विस बिजनेस क्या है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, किस किस तरीके की संपत्तियां हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर में किस किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि बताइए ये किस तरीके के बिजनेस हैं। फिर फैमिली बिजनेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर ये किस तरीके का बिजनेस है, आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये किस तरीके का बिजनेस है। ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। रिटेल बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपन ये पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एक रिटेल बिजनेस। तो दोस्तों इतना मेहनत से आपके लिए इतना कुछ कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा पढ़ के। आइए आपको इसको बढ़ाता हूं। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। तो किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो अब दरअसल अभी तक अपन ने जो भी डिस्कस किया ना, जरा एक सेकंड के लिए उसको भूल जाइए और अपने आसपास की दुनिया में देखिए कि किस किस तरीके के धंधे या किस किस तरीके के बिजनेसेस आपके पास आसपास हैं जिनका अस्तित्व है। तो आप देखिए एक तरीके का बिजनेस होता है माइनिंग। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, जिसको कभी भी धंधे के बारे में नहीं मालूम है आज वो सीख के जाएगा यहां से। ये स्लाइड मैं कंप्लीट कर लेता हूं, धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना, तो भी आप समझ लीजिए आपका रिवीजन हो रहा है। बोरियत फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चार चीजें नहीं बता के भेजूंगा यहां से, ये मेरा प्रॉमिस है। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, माइनिंग। जैसे एक तरीके का बिजनेस है माइनिंग। माइनिंग मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्खनन, मतलब एक्सट्रैक्शन। ठीक है। तो आप समझिए ना, आपकी जितने भी धातुएं हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, मतलब तांबा, लोहा, ये सारी चीजें अपन कहाँ से निकाल रहे हैं। क्या किसी की दम है कि लोहा बना दे? नहीं ना। ये तो प्राकृतिक वस्तु है दोस्तों, इसको खोद के निकालना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी धंधे हैं, ऐसे जितने भी बिजनेस हैं, ऐसे जितने भी व्यापार हैं जो ये मिनरल्स को या किसी भी चीज को अंदर से खोद के निकालने का काम करते हैं, ये माइनिंग बिजनेस कहलाते हैं। तो अंदर खदानें बनती हैं। ठीक है। तो जिंक जिंक की माइंस होती है, कॉपर की माइंस होती है, आयरन ओर की माइन होती है ना। और आपका जो सोना चांदी हीरा है, ये सब कहां से निकलता है? ये कहां से निकलता है दोस्तों? धातुओं की खदानों से ही निकलता है ये। तो अपने यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है बताइए मुझे चैट बॉक्स में, चलिए फटाक से बता दीजिए मुझे कि कौन कौन सी कंपनी है जो अपने यहाँ पे ये वाला काम करती है। कोलार गोल्ड फील्ड लिख दिया, केजीएफ लिख दिया, हाँ मैं भी उनका फैन हूँ सर, थैंक यू। है ना। तो अदानी है, टाटा है, वेदांता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनएमडीसी, क्या बात है, जेएसडब्ल्यू और कोल इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, बहुत बढ़िया। जेएमएस, जेएमएस की दरअसल कोई माइंस नहीं है, जेएमएस एक थर्ड पार्टी वेंडर है सर। बढ़िया। बिरला लिख दिया है आपने, आप शायद बिरला लिखना चाह रहे थे। एनएमडीसी है ना। बोकारो है, बोकारो स्टील्स है, ठीक है, ओके। केजीएमडीसी, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ओ हो क्या बात है। राजेश एक्सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। राजेश एक्सपोर्ट दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसके पास गोल्ड की माइंस है, बिल्कुल सही बात है। सीएमपीडीआई जो है ना, ये सीएमपीडीआई दरअसल माइनिंग की प्लानिंग करने वाला डिपार्टमेंट है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खदानें बनेंगी। तो दरअसल वो पूरी तरीके से माइनिंग नहीं है, कोल इंडिया का ही पार्ट है सीएमपीडीएल। बिनानी हो गया, अच्छा बिनानी सीमेंट की बात आप कर रहे हैं। बिनानी के पास अपनी कुछ पत्थरों की खदानें होंगी दोस्तों, ठीक है। और जैसे चूने चूना चूना की भी तो खदान होती है, चूना कहीं से बनाया तो नहीं जाता, है ना। जो मार्बल के पत्थर होते हैं, इनकी भी खदानें होती हैं, ठीक है। जिंक हिंदुस्तान हो गया, डायमंड हो गया, दुर्गापुर, ये तो आप जगह का नाम लिखने लगे। केजीएफ हो गया, ओके। वाइजैग स्टील हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। एससीसीएल हो गया, पन्ना आपने लिखा है, हिंदुस्तान कॉपर आपने लिखा है, मिधानी, अच्छा मिश्र धातु निगम की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। एससीसीएल कोरबा, आशापुरा माइंस, ओके। एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल, टाटा कॉपर, ठीक है। इस्पात वगैरह हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अंबुजा, जिंदल, ओ हो आप लोगों ने तो बौछार लगा दी भाई। अच्छा दुबई में जो गोल्ड की माइंस है, हीरा खदान डेम्पो, अच्छा ठीक है ठीक है। हीरा की खदान पन्ना, हाँ वो एनएमडीसी की खदान है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो काफी आपको मालूम है, हिंडाल्को है, बिल्कुल हिंडाल्को है सर। कटनी में चूने की खदानें हैं, बिल्कुल सही बात है। कटनी में चूने की खदानें हैं और इसीलिए पूरे उस सतना मैहर ये सब के आसपास में आपको बहुत सारे सीमेंट के प्लांट भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा नॉलेज है आप सभी को, है ना, बहुत बढ़िया। तो दिलीप बिल्डकॉन कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी है, उसकी कोई खदान नहीं, माफ कीजिएगा, है ना। कजारिया वगैरह नहीं, ये खदाने खदाने वाली चीज नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो माइनिंग का बिजनेस आप समझ गए ना। तो जितनी भी जो भी व्यापार किसी धातु को अंदर से खोद के निकालने में लगे हुए हैं, उनको माइनिंग बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके घर में लगने वाला सरिया, ठीक है, जो स्टील बन रहा है, जो आयरन बन रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा जो सोना आप पहन रहे हैं, ये सारा का सारा चीज कहां से निकल रहा है? जो एल्यूमिनियम है यार, इतना
इंपॉर्टेंट, तो ये एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारा का सारा माइनिंग से निकलता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि प्राकृतिक उत्खनन हो रहा है बहुत ज्यादा। इंसान अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक उत्खनन कर रहा है, और जब आप जमीन को खोद डालते हैं तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिसके कारण वहां की वनस्पतियां समाप्त होती हैं, जिसके कारण वहां की वर्षा, वहां का जलवायु सब कुछ प्रभावित होता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा हिंदी हो जा रही है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि माइनिंग आर दोज काइंड्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। हाँ, एंड सिंस दे आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और they are involved in the erosion of soil, so it disturbances it creates a disturbance in the biological balance and order of the environment, and which actually cause ultimate harm to the humanity। ठीक है, तो ये साउथ वालों के लिए था, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आगे देखिए, दूसरे तरीके के बिजनेस होते हैं फाइनेंशियल, फिर इसी तरीके से एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपके आसपास आपने देखा होगा रियल एस्टेट का बिजनेस है, फिर आपने देखा होगा रिटेल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिर आपने देखा होगा कि सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का क्या मतलब होता है दोस्तों? कोई बता सकता है मुझे? फटाक से बता दो यूटिलिटीज का क्या मतलब है। हिंदी बेस्ट है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, फटाक से बता दो। यूटिलिटी का मतलब वो सारी चीजें जो आपके जरूरत की हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, बहुत बढ़िया। बिजली पे करना, नहीं नहीं नहीं, यूटिलिटी बिल उसको बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, जहां पे भी आप यूटिलिटी समझेंगे आप ये समझिएगा जो आपके बेसिक जरूरतों की चीजें हैं। घर में बिजली ना आए, आपके ना आए तो का काम चल पाएगा क्या? किसी का काम नहीं चल पाएगा ना। मोबाइल चार्ज कर, तो यूटिलिटी में आपका आता है पावर, आपका आता है क्रूड ऑयल, आपका आता है केरोसिन या गैस। ये सारी चीजें आती जो एकदम बेसिक चीजें हैं दोस्तों, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये सब यूटिलिटीज में आते हैं। फिर हो गया प्रोडक्ट, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सोशल बिजनेस भी होता है बहुत सारा। एजुकेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री है। सिक्योरिटी, मतलब आप समझिए ज्वेलरी की दुकान है भाई, उसको सुरक्षा चाहिए, कंपनी है उसको सुरक्षा चाहिए, अपने बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं विवेक बिंद्रा सर, उनको भी तो आखिर सिक्योरिटी चाहिए, है ना? नहीं तो लोग इधर धक्का मुक्की कर देंगे फोटो खिंचवाने के चक्कर में। आप देखते हैं उनके आसपास क्या है, वो बाउंसर्स उनके आसपास चलते रहते हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए। हर लेवल की सिक्योरिटी चाहिए दोस्तों, है ना? हर जगह हर तरीके की सिक्योरिटी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। प्रचार प्रसार भी करने के लिए तो एक बिजनेस चाहिए ना। आपको भी तो इंक्वायरी तभी आती है जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो बेसिकली क्या है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, कोई सामान बन गया तो उसको एक जगह से दूसरे जगह अगर आप ले जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो उसको कंज्यूमर यूज कैसे करेगा? भाई आपने तो यहाँ पे टी शर्ट बना दी, पर पहनने वाला अगर दिल्ली में बैठा है तो टी शर्ट को यहाँ से दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़े तरीके का बिजनेस है। मैं जानता हूं आपको सारी चीजों की डिटेल इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद बहुत समझदार हैं। तो इतने अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस दोस्तों हमारे आसपास होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आपका जो कस्टमर है ना, वो इनमें से किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो सकता है। ये हर एक इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसके अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मतलब कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ फल या सब्जियों की खेती कर रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ अनाज की खेती करता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो एग्रीकल्चरल सेटअप बैठाने में मदद कर रहा है, कोई कोई ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एग्रीकल्चर की पाइप लाइन बिछाने में मदद करता है, कोई ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एग्रीकल्चर में लगने वाली खाद के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एग्रीकल्चर में जाके सॉइल टेस्टिंग कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके के अपने अपने आप में इंडस्ट्री है ना? तो हमारा जो कस्टमर है दोस्तों, वो इनमें से किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं जो हमारे आपके पास हम अपने आम जीवन में देखते हैं। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सारे नाम आप लोग लेने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो बस मुझे एक एक मिनट अगर आप मुझे दे पाए, है ना, तो मैं आप लोगों से एक बारी कुछ ठीक है, एक काम करता हूँ, चलिए चलिए एक एक स्लाइड और आपके लिए कवर कर देता हूँ। तो देखिए जो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ना, वो दरअसल मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं। किस प्रकार के बिजनेस होते हैं? एक बिजनेस होता है प्रोडक्ट वाले प्रकार का, एक बिजनेस होता है सर्विस वाले प्रकार का। ठीक है, तो कोई भी, ये हमारे आसपास ये जितने भी बिजनेसेस हैं दोस्तों, ये सब जो बिजनेसेस हैं, या तो ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो ये कोई सर्विस बना रहे हैं।
तो व्यापार दरअसल दो तरीके की चीजें बनाता है, या तो प्रोडक्ट बनाता है जैसे ये कपड़ा मैडम पकड़िए, या तो सर्विस जैसे आपने ओला उबर ये सब किया हुआ है, ठीक है, किराया हो गया। प्रोडक्ट ना दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो जिसमें आपको जिसको आप टच और फील कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मोबाइल, बिल्डिंग, ठीक है, कार, ये सब चीजें, अंगूठी, कपड़े, ये सब चीजें, ठीक है, कंघी, कुछ भी आपका ईयरफोन। तो जो भी चीज आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आपको दिखते हैं। एक प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, पर वो होते हैं। जैसे जैसे जिसको आप टच एंड फील नहीं कर सकते, जैसे अभी आप जो पीपीटी को देख रहे हैं, तो आप पीपीटी को कहां छू सकते हैं बताइए? और इसमें महसूस करने जैसा भी कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूं और आप पीपीटी से पढ़ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जिनको आप हाथ से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं टैंज। और इस तरीके के भी प्रोडक्ट होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, मतलब जिनसे अपन काम कर सकते हैं, वो होते हैं पर आप उनको छू या महसूस नहीं कर सकते, इनको अपन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, टीएम। टीएम मतलब ट्रेडमार्क आपने करा लिया। सी मतलब क्या है, कॉपीराइट हो गया। जैसे ईशान एंड कंपनी, मैंने इस तरीके की कंपनी बनवाई है और टी शर्ट के ऊपर ईशान एंड कंपनी लिखवा दिया और मैंने उस पर कॉपीराइट करवा दिया, तो फिर कोई भी आदमी ईशान एंड कंपनी अपने टी शर्ट पे नहीं लिखवा पाएगा। अगर लिखवाएगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। बोलिए, मुझे फटाक से बता दीजिए दोस्तों, यहां तक की जानकारी आपको कैसी लग रही है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो भाई अपने तरफ से सब बताते चला जा रहा हूं, पर आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इस बार हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, मैंने इतना मुंह हिलाया है, मेरे को चैट पे आंसर चाहिए, माफ कीजिएगा, है ना। क्या है, क्योंकि हम करीबन 450 लोग बैठे हैं, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए। ओके ओके।